तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान ने लुओ जेन के पेट के साथ जमकर मुकाबला किया था और उसे बुरी तरह से पछाड़ दिया था, मगर फिर लुओ बेन चुप कर हाउटियान को मारने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो उसे मारने में नाकाम हो जाता है क्योंकि हाउटियान व्हाइट डीमन पावर की मदद से खुद को बचा लेता है। और दूसरी तरफ मोई वो लुओ बेन और लुओ जेन दोनों का काम तमाम कर देती है और उन्हें अपनी फायर के जरिए जलाकर राख कर देती है। मगर हाउटियान को पता था कि यांग फैमिली के मेंबर्स को मारने का मतलब है उनके साथ जंग का ऐलान करना। ये कहने के बाद ग्रैंडफादर से कहता है कि मेरी माने तो आप इसी वक्त यहाँ से निकलने की तैयारी करें क्योंकि यांग फैमिली बदला लेने के लिए यहाँ पे जरूर आएगी। ये कहने के बाद वो लोग रात के अंधेरे में चोरी छुपे वहाँ से निकल जाते हैं और लॉर्ड शिया का एक सर्वेंट चू फैमिली का पता लगाने के लिए वहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि चू फैमिली तो वहाँ पर है ही नहीं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बर्ड को जो कि उड़ते हुए सीधा हाउटियान की तरफ आ रहा होता है। तो हाउटियान अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है जिसकी वजह से वो बर्ड उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है और हाउटियान देखता है कि उस बर्ड के पैरों के साथ एक छोटी सी चिट्ठी लिपटी हुई है। तो वो चिट्ठी को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो असल में प्रिंसेस का एक मैसेज है कि तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे गार्डियन बनकर रहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम फौरन से मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें जियाचिंग में मिलूंगी। ये पढ़ने के बाद हाउटियान फौरन से उस चिट्ठी को जला देता है और कहता है कि ये सब भी इसी टाइम पे होना था, मुझे असल में थोड़ा सा टाइम चाहिए था ताकि मैं अपनी चू फैमिली को सेफली होंगमैन बैंकॉक तक पहुंचा सकूं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चू फैमिली अपना सारा सामान लेकर एक दूसरे रीजन की तरफ शिफ्ट हो रही होती है, मगर फिर इस तरफ हाउटियान को अपना ऑर्डर भी फॉलो करना था, इसीलिए वो फौरन से अपने बीच के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और फौरन से प्रिंसेस से मिलने के लिए चला जाता है। और अगले सीन में हमें एक गोल्डन टावर को दिखाया जाता है। वो गोल्डन टावर एक सुनसान जगह पे बना हुआ होता है और वहीं पे ही हमें दो एनर्जीज भी दिखाई देती हैं जो कि रेड एंड ब्लू एनर्जीज होती हैं, जिसके एक्टिवेट होते ही वहाँ पे हर जगह धूल मट्टी उड़ने लगती है। और फिर हम देखते हैं दो एनर्जीज असल में कोई और नहीं बल्कि हाउटियान के पेरेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए थे। और फिर टियान अपनी वाइफ से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आई। तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं भी यहाँ पे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं आई, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। 4 साल गुजर गए और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। ये बात सुनकर टियान उससे कहता है ये बात भला मैं तुम्हें कैसे बता देता कि तुम्हारा बेटा मारा गया, मुझे डर था कि शायद तुम्हें इससे सदमा लगेगा, इसीलिए मैंने 4 साल तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी। मैं बस देखना चाहता था कि तुम मेरे साथ कितनी ज्यादा सिंसियर हो। ये बात सुनते ही वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे बकवास सुनने के लिए नहीं आई, मगर टियान कहता है कि मैं यहाँ पे अपना वो सब कुछ वापस लेने के लिए आया हूँ जो कि मेरा है। ये सुनते ही वो लड़की कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब मैं तुमसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, मुझे बस ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। मगर वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बता दी है कि वो 4 साल पहले ही मारा जा चुका है, उसे शिया गुआन ने अपने डीमन पैलेस में मारा है। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में आग बगोला हो जाती है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है। मगर दूसरी तरफ टियान कहता है कि क्या तुम अब भी मेरे साथ मुकाबला करना चाहती हो। ये कहने के बाद वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई, मुझे बताओ कि आखिर वो शिया गुआन है कौन। तो हाउटियान का फादर कहता है कि वो बंदा एक डेविल है और बहुत जल्द मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि तुम मारोगे उसे, तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है, तुम बस एक लो लेवल के सोल पेट मास्टर बनकर रह गए हो, इसलिए तुम किसी डेविल से तो लड़ने का सोचो भी मत। बेहतर यही है कि तुम कोई सोल पेट ढूंढो और उसे इतना पावरफुल बनाओ कि वो उस डेविल के मुकाबले में लड़ सके, वरना तुम अपने इन्हीं छोटे छोटे बीस्ट के साथ दर दर की ठोकरें खाते फिरो और इन लोगों से अपनी जान बचाते फिरो, क्योंकि बाकी काम तो तुम्हारे बस का है ही नहीं। ये कहने के बाद वो वहाँ से नीचे उतर कर जाने लगती है, जिस पर टियान कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनते ही वो लड़की कहती है मैं उस शिया गुआन को मारने जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। और फिर अगले सीन में हम लोग हाउटियान को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से मिलने के लिए एक शहर में आता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक कैरेज भी मौजूद है। ये देखते ही वो फौरन से अपने बीच से उतरकर उस कैरेज को देखता है और कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रहे होगे। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने बीच को वापस से अपने स्पेस में भेज देता है। और दूसरी तरफ हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं, वो हाउटियान का ही इंतजार कर रही होती है, मगर हाउटियान दूसरी तरफ से आता है, जिस पर प्रिंसेस थोड़ा सा चौंक जाती है। और प्रिंसेस को इस तरह देखकर हाउटियान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वापस पीछे हट जाता है।
और कहता है कि आपको डराने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे लगा कि शायद ये कैरेज वाइल्ड डीमन पैलेस ने मेरे लिए तैयार कराया होगा। ये सुनते ही प्रिंसेस कहती है कि तुम अब यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर अंदर आ जाओ और मेरे सामने आकर बैठो। ये सुनते ही हाउटियान फौरन से कैरेज के अंदर आकर उसके सामने बैठ जाता है और प्रिंसेस उससे कहती है कि तुमने यांग लू जेन को काफी अच्छे तरीके से हराया था। मैंने उस फाइट के बारे में काफी कुछ सुना है। तो हाउटियान कहता है कि तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी लाइफ की सबसे यादगार बैटल्स में से एक है। और फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि ये खबर तो बहुत ही तेजी के साथ फैलती जा रही है। इस तरह तो प्रिंसेस को पता चल जाएगा कि मैं लॉर्ड शिया बैंड बजाने की तरफ जा रहा हूँ। अगर सच में उसे कोई न्यूज पता चल गई तो फिर वो मेरे ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगवाएगी और फिर मैं कभी भी डीमन पैलेस से बाहर नहीं जा पाऊंगा। मगर इस तरह प्रिंसेस कह रही होती है कि मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ, तुम वर्ल्ड कॉन्शियसनेस के बारे में कितना कुछ जानते हो। तो हाउटियन कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये साउथ के बीस्ट की एक फील्ड होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मगर फिर प्रिंसेस उसे बताती है कि हमारा डीमन सोल पैलेस वो कुछ अलायंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें उन अलायंस के साथ भी मुकाबला करना है। और इस वक्त मैं तुम्हें जहाँ लेकर जा रही हूँ वहाँ भी तुम्हारा एक पावरफुल वॉरियर के साथ कंपटीशन होगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, बाकी के गार्ड्स रास्ते में हमें मिल जाएंगे और तुम कुछ रीजन्स में इन सभी गार्ड्स के लीडर बनकर चलोगे। और जिन रीजन्स में हम लोग जाने वाले हैं तुम्हें वहाँ के पावरफुल वॉरियर के साथ फाइट करके उसे हराना है। मैं चाहती हूँ कि हमारी इस जर्नी से वापस आने के बाद मेरे साथ एक सबसे पावरफुल कैंडिडेट हो जो कि दुनिया में किसी को भी हरा सकता हो। और फिर अगले सीन में हमें जियानचेंग वैली को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो सब लोग एक कंपटीशन को देख रहे होते हैं। ये कंपटीशन असल में हाउटियान और जियानचेंग वैली के सबसे पावरफुल यंग मास्टर के साथ हो रहा होता है। उस यंग मास्टर का नाम जियानफेंग है और जियानचेंग हाउटियन से कहता है कि हम लोगों ने रिसेंटली तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, हर जगह बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। ये बात सुनकर हाउटियन कोई भी रिएक्शन नहीं देता, मगर दूसरी तरफ जियानफेंग कहता है कि तुम ये मत समझ लेना कि तुम इस वक्त प्रिंसेस के साथ हो तो तुम्हें किसी तरह की कोई फेवर मिलेगी, क्योंकि इस फाइट में वो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और फिर मास्टर जियानचेंग हाउटियन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक सोल पेट वो काफी इंजर्ड है, इसलिए तुम उसे यूज नहीं कर सकते। और अगर हम लोग यहाँ पर एक 3-20 कंपटीशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारी फैमिली को एक एडवांटेज मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग बराबरी का मैच करने के लिए एक डबल राउंड मैच करने वाले हैं जिसमें तुम लोग सिर्फ 2 बीस्ट का ही इस्तेमाल कर सकते हो। मगर एक बात याद रहे कि एक बीस्ट जब तक हार नहीं जाता तब तक उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो प्रिंसेस से भी कहता है कि आप इसके बारे में क्या कहती हैं, क्या ये रूल ठीक है? तो प्रिंसेस हाउटियन से कहती है कि क्या तुम्हें ये रूल ठीक लग रहा है? तो हाउटियन कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जियानफेंग कहता है कि मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोल पेट को रिप्लेस किया जाए या फिर ना किया जाए। वैसे भी ये लड़का तो मेरे पहले ही सोल पेट के सामने नहीं टिक पाएगा। मगर दूसरी तरफ मास्टर जियानचेंग कहता है कि प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये लड़का थोड़ा सा एरोगेंट है और वैसे भी आजकल की यंग जनरेशन में इस तरह की एरोगेंट फीलिंग तो नॉर्मल सी बात है। मगर प्रिंसेस उसे कोई भी जवाब नहीं देती और फिर वो मास्टर सब लोगों से कहता है कि ठीक है तो फिर कंपटीशन शुरू किया जाए, दोनों ही पार्टिसिपेट अपने पहले सोल पेट्स को समन कर लो। ये सुनते ही फौरन से हाउटियन अपने सोल पेट को समन करता है जो कि मोयी होती है। मोयी अपने जायंट 6 टेल फॉर्म में बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग उस दूसरे वॉरियर को देखते हैं, वो भी अपने सोल पेट को समन करता है और उसके आसपास बहुत ज्यादा क्लाउड जमा हो जाते हैं और उनसे थंडर लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है क्योंकि वो वहाँ पर एक थंडर बर्ड को समन करता है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक तरफ डीमन एविल फ्लेम और दूसरी तरफ पावरफुल थंडर लाइटनिंग है। मगर उन लोगों को ये भी पता था कि ये जियाफेंग का सेकंड सोल पेट है, उसने अभी सबसे पावरफुल पेट को अभी समन नहीं किया है। मगर वहीं पे ही वो लोग दूसरी तरफ मोयी को देखकर कहते हैं कि ये भी एक 6 टेल बीस्ट है जो कि बहुत ही खतरनाक लड़ाई के लिए जाना जाता है। वो दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे होते हैं। मगर जियाफेंग फौरन से अपने उसी बर्ड के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसके साथ तेजी से हाउटियन पर हमला करने के लिए आता है। तो हाउटियन भी फौरन से मोयी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और वो देखता है कि वो बर्ड जैसे उसकी तरफ आ रहा है तो वो मोयी के साथ उस बर्ड से दूर हट जाता है। मगर जियाफेंग हवा में ऊपर जाते ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने बर्ड के साथ बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग जनरेट करता है। ये थंडर लाइटनिंग सीधा मोयी के ऊपर आकर गिर रही होती है, मगर मोयी बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उन्हें डॉज कर रही थी। वो जहाँ भी जा रही होती है वो लाइटनिंग उसी के ऊपर ही आकर गिर रही होती है। ये देखकर जियाफेंग
फेंग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरी ये थंडर लाइटनिंग पावर एक एब्सोल्यूट सुपीरियर पावर है। तुम्हारी ये मामूली सी फॉक्स मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक खुद को इससे बचा पाएगी। ये देखकर प्रिंसेस को भी थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि मोजी उस लाइटनिंग से बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पा रही होती है। और इस तरफ जिया फेंग वापस से अपने बर्ड के जरिए उस पर लाइटनिंग अटैक करना शुरू करता है तो मोजी उससे बाल बाल बचती है। ये देखकर हाउटियन कहता है कि वो बंदा हवा में बहुत ही ज्यादा ऊपर है, हमें उस पर अटैक करने के लिए उसे बहुत ही जोर से हिट करना होगा और हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए ताकि हम लोग एक स्पीड के साथ उस पर हमला कर सकें। मगर इस तरफ जिया फेंग कह रहा होता है कि क्योंकि मैं इस वक्त हाइट पर मौजूद हूँ तो तुम मुझसे कहीं भी छुप नहीं सकते। ये कहने के बाद वो अपने लाइटनिंग बर्ड के जरिए बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करता है जो कि हर जगह फैल जाती है और मोजी अपने आप को उन लाइटनिंग अटैक से बाल बाल बचा रही होती है। हम लोग देखते हैं कि मोजी जैसे जैसे उसके क्लोज होने की कोशिश करती है तो वो लाइटनिंग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है, मगर मोजी किसी तरह उसे डॉज करते जा रही होती है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस को भी लग रहा था कि शायद मोजी ये मैच नहीं जीत पाएगी, मगर हम लोग देखते हैं कि हाउटियन मोजी के साथ उस बर्ड से थोड़ी सी दूरी बना लेता है और फिर वो लाइटनिंग अटैक भी रुक जाते हैं। मगर जिया फेंग दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो हाउटियन मोजी से कहता है कि क्लाउड जंप का इस्तेमाल करो। ये देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है क्योंकि मोजी भागते हुए सीधा हवा में ऊपर की तरफ जा रही होती है। और दूसरी तरफ जिया फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक काम आएगी, मैं तुम्हारा हवा में ही खात्मा कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने बर्ड के जरिए बहुत सारी इलेक्ट्रिकल नीडल्स क्रिएट करता है और जैसे ही हाउटियन पर हमला करता है तो हाउटियन सिल्वर आयरन शील्ड यूज करने के लिए कहता है और फौरन से मोजी के बिल्कुल ऊपर खड़ा हो जाता है। और वो अटैक जैसे ही उसके करीब आते हैं तो हाउटियन वहाँ से कूद कर पीछे चला जाता है और हम देखते हैं मोजी सिल्वर आयरन शील्ड की मदद से उन सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए ऊपर की तरफ जाती है और जिया फेंग बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मोजी उस बर्ड को जाकर बहुत ही जोर से हिट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर से धमाका होता है और वो सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मोजी ने उस बर्ड का काम तमाम कर दिया है और हाउटियन भी सेफली नीचे आ गया है। हमें दिखाया जाता है कि जिया फेंग उस बर्ड के डिस्ट्रॉय होते ही फौरन से पानी में आ गिरता है। ये देखकर उसका फादर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, उसे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मगर वो प्रिंसेस से कहता है कि आपने जो वॉरियर सिलेक्ट किया है सच में इसकी स्ट्रेंथ लाजवाब है, इसकी पेस और प्रोग्रेस वो सच में अनमैच्ड है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अपने पीछे खड़े हुए उस वॉरियर की तरफ देखती है और वो कहती है कि मुझे अच्छे से याद है इस वॉरियर के पास एक मूनलाइट टाइगर हुआ करता था। वो उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुमने अपना मेन पेट चेंज कर दिया है? मगर इतने में अचानक वो सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि जिया फेंग वो पानी से बाहर निकल आया है। उसने अपने सोल आर्मर का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से वो नीचे गिरा मगर उसे कोई चोट नहीं लगी, पर अपने सोल पेट के खो जाने की वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो हाउटियन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे प्रिंसेस के सामने तुमने शर्मिंदा कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल प्रिंसेस के साथ अपनी वर्ल्ड जर्नी में करूंगा, मगर लगता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को अभी ही यूज करना पड़ेगा। तो उसके मुंह से वर्ल्ड जर्नी का नाम सुनकर उसे याद आता है कि प्रिंसेस ने भी उससे यही बात कही थी कि हाउटियन को हर एरिया के एक पावरफुल वॉरियर के साथ फाइट करनी है और फिर जब वो लोग वापस आएंगे तो उसके पास वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वॉरियर होगा जिसके जरिए वो पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करेगी। ये सोचने के बाद ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।